So this is Winter 24, paper 43, a very recent paper. And right now we're looking at IGCSE, so that's 0625. और इसमें जो पार्ट्स हमारे सिलेबस के ज़्यादा pertinent हैं उसकी मैं बात बताऊंगा. फॉर द सेक ऑफ कम्प्लीटनेस आई ऑल्सो, चाहे कोई चीज़ IGCSE के सिलेबस में भी हो, मैं उसका सोल्यूशन बताऊंगा. सो दैट फॉर एग्जांपल इफ़ यूट्यूब व्यूअर्स जो हैं वो देख लें तो उन्हें पता चल जाएगा. लेकिन मैं एक्सप्लिसिटली बता दूंगा क्या सिलेबस में है, क्या सिलेबस में नहीं है. चलें जी, स्टार्ट करते हैं. 1A1 स्टेट द डिफरेंस बिटवीन अ स्केलर एंड ए वेक्टर क्वांटिटी. बहुत ही आसान बात. आप कह सकते हैं वेक्टर हैज़ डायरेक्शन, स्केलर डजंट. अच्छा, ऑल्सो जनरली फॉर ओ लेवल स्टूडेंट्स आई डोंट recommend डूइंग IGCSE पेपर्स, क्योंकि सिलेबस वगैरह का तो फ़र्क होता ही है, लेकिन सवाल के स्टाइल का भी बहुत फ़र्क होता है. तो आई डोंट जनरली रिकमेंड. आई वेंट थ्रू दिस पेपर पहले और मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ ऐसे अच्छे सवाल हैं जिससे ओ लेवल्स वालों को भी फ़ायदा होगा. दैट्स वाई आई पिक्ड दिस आउट. ठीक है. ओके, डिफाइन मोमेंटम. इजी. प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. Amount of motion in a body, strength of motion in a body. This is not the definition. Most of the times, 99.9% of the time in physics, जब वो आपसे definition पूछेगा, that's basically going to be the formula in words. और ये आप उठा के देख लें, समझे कि work done का definition, product of force and distance moved in the direction of the force. Maybe let's say power का definition, so that's rate of work done, right? Maybe potential difference का definition, that is work done per unit charge. तो ये सारी जो बातें हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ जस्ट द फॉर्मूलाज इन वर्ड्स. अच्छा, ये मोमेंटम का पार्ट अच्छा है. जिन्होंने पहले मोमेंटम सही से पढ़ा है उन्हें ये आसान लगेगा. दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ वेरी वियर्ड. Which is this? A test car crashes into a barrier to test the safety features. Test car has a total mass of 950 kg. It is moving with constant velocity from 0 to 4. At 4 seconds, the car hits the barrier. 1.1 shows the car as it hits the barrier. During the test crash, the resultant force acting is this much. Car takes 1.5 seconds to come to rest. The deceleration is uniform. Calculate the initial velocity of the car. अच्छा, तो इसमें आप जो रिजल्टेंट फोर्स का है, आपकी मर्जी है आपको कौन सा अच्छा लगता है फॉर्मूला यूज़ करना. आप उनमें से कोई सा भी कर सकते हैं. कौन से दो फॉर्मूलाज की मैं बात कर रहा हूँ? या तो आप F इक्वल टू ma से भी काम कर सकते हैं, लेकिन अगर यू हैव ग्रोन टू लव मोमेंटम तो आप इससे भी कर सकते हैं. दोनों से आंसर सेम आएगा. लेट्स से टू शो कि ये दो तरीक़ों से हो सकता है, मैं लेफ्ट वाले से करता हूँ, विच इज़ F इक्वल्स टू ma. अच्छा, तो इसने रिजल्टेंट फोर्स दिया है और इसने मुझे दिया हुआ है इसका मास. सो मास, रिजल्टेंट फोर्स में पहले एक्सेलरेशन या बेसिकली डीसेलरेशन निकाल लेता हूँ, बिकॉज आपको नज़र आ रहा है दैट द कार वॉज ट्रेवलिंग लाइक दिस एंड टू ब्रिंग इट टू रेस्ट. जाहिर सी बात है, फोर्स और या तो एक्सेलरेशन, दोनों में से कुछ भी कहूँ एक ही बात है, दैट मस्ट बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू डीसेलरेटेड. तो मैंने किया फोर्स विच इज़ 27,000 डिवाइड बाई मास विच इज़ 950. इससे डिवाइड किया तो मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा. चलें ये साथ निकालते हैं हम लोग. 27,000 ओवर 950, ये कितना आता है? 28.42 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और अब अगर मैं यूज़ करूं एक्सेलरेशन एज चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम, अगर यूनिफॉर्म है तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूं, v माइनस यू ओवर टी. उसने कहा है इट कम्स टू रेस्ट, सो आई नो v इक्वल 0 और मुझे u चाहिए, राइट? तो मैंने कहा कि भाई ये डीसेलरेशन है, इस वजह से मैं खुद से नेगेटिव लगा रहा हूँ. माइनस 28.42 इक्वल्स टू v विच इज़ 0 माइनस u जो कि मुझे निकालना है, और टाइम है 1.5, राइट? सो बेसिकली 28.42 टाइम्स 1.5, तो इनिशियल वेलोसिटी आ जाता है 42.6, या आप इसको 43 भी कह सकते हैं, टू 2SF. सो दैट्स द आंसर टू द फर्स्ट पार्ट. ठीक है. इस वक्त अब आप लोग को इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ग्रिप आ जानी चाहिए.
how to do questions like these related to momentum and whatnot. On 1.2, sketch a speed time graph to show the motion of the car from time t equals to 0 until the car becomes stationary. आ गया स्पीड टाइम ग्राफ, क्या लिखूं? पहली चीज ये कौन सा ग्राफ है? स्पीड टाइम. दूसरी चीज इसका ग्रेडियंट है एक्सेलरेशन, एरिया है डिस्टेंस. अच्छा, अगर मैं ऊपर जाके पढ़ूं तो इसने मुझे कहा था कि जो आपका कार है इट्स एट कांस्टेंट वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 4. तो कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कांस्टेंट स्पीड, तो शुरू में तो ये एक कांस्टेंट ग्राफ बन रहा है और उसके बाद ये डीसेलरेट करता है. इसने कहा डीसेलरेशन यूनिफॉर्म है तो ये बहुत ही आसान हो गया. यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट. अगर डीसेलरेशन यूनिफॉर्म है इसका मतलब ग्रेडियंट भी यूनिफॉर्म है and it must be coming to rest, so that must be something like this. ठीक है? Not the most difficult question, but still let's do a checkpoint. इससे ज्यादा मुश्किल हमने मोमेंटम के सवाल देखे हुए हैं. अच्छा जी, describe an experiment to determine the spring constant of a spring. State the apparatus you need, details of how to take measurements, how to calculate the spring constant. You may use the space to draw a label diagram as part of your answer. जो वर्कशॉप में आए हैं उन्हें पता है कि एग्जामिनर कहता है कि अगर you may कहा हुआ है तो you should draw a diagram. That's what I'll do here. तो मैंने बनाया ये फिक्स पॉइंट जहाँ से आपका स्प्रिंग सस्पेंड होगा और ये मैंने बनाई स्प्रिंग की लेट से दो अलग अलग पोजिशंस, one with no load attached and the other one with some load attached. और साइड पे मैंने बना दिया एक क्लैम्प्ड मीटर रूल. इस एक्सपेरिमेंट का लेआउट आपको पता होना चाहिए, राइट? अगर आपको क्लैम्प बनाना है किसी तरीके से तो आप बना दें इसको दिस. Right, so this is your clamp and this is the meter. So ये कुछ divisions बना दें कि पता चल जाए कि भाई ये मीटर रूल है. ठीक है. अच्छा, अब आपने क्या कहा? मैंने आपको बताया है कि जब जब एग्जामिनर ये कहे तो आपने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी होंगी इन द स्टेप्स. ये आपने बना दिया स्प्रिंग, और अगर आपने यहाँ पे इस तरीके से कोई चीज़ मार्क करनी है तो कर सकते हैं एज लॉन्ग एज यू टॉक अबाउट इट नीचे. लेट्स से कि मैंने कह दिया ये है L0 विच इज़ द अनस्ट्रेच लेंथ. सही है. अच्छा, और ये वाला जो है स्प्रिंग के शुरू से एंड तक, इसको मैं L1 कह रहा हूँ विच इज़ द स्ट्रेच्ड लेंथ, और इसको मैं कह रहा हूँ लोड. अब मैं यहाँ पे अपने सिंबल्स के हिसाब से इसे एक्सप्लेन करूँगा. तो मैंने कहा, मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आप लोग ये देखते रहें. तो मैंने कहा मेजर द अनस्ट्रेच्ड लेंथ. अनस्ट्रेच भी कह सकते हैं, ओरिजिनल भी कह सकते हैं, अनलोडेड भी कह सकते हैं. मेजर द अनस्ट्रेच लेंथ ऑफ द स्प्रिंग. ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मार्क्स स्कीम में नहीं नज़र आती. एंड दैट्स समथिंग दैट यू लर्न फ्रॉम द एग्जामिनर रिपोर्ट एंड फ्रॉम प्रैक्टिस. कि अब जैसे कि अगर मैंने ऊपर कोई सिंबल यूज़ किया है तो उसको मैं यहाँ रेफर करूँ. एग्जामिनर इस चीज़ को अप्रिशिएट करता है. ये मार्क्स स्कीम में हर चीज़ नहीं बताई भी होती है, बट ही एक्चुअली डज लाइक दिस. तो आपने बताया कि भाई जब कोई भी लोड नहीं था मैंने ये वाला लेंथ मेजर किया फ्रॉम माई क्लैम्प्ड मीटर रूल. सो यूजिंग द मीटर रूल, फिर मैंने कहा अच्छा एक्सपेरिमेंट में है स्प्रिंग कांस्टेंट का ना, तो मुझे जाहिर सी बात है अलग अलग लोड्स की बात करनी पड़ेगी. फिर मैंने कहा अटैच अ लोड एंड मेजर द स्ट्रेच लेंथ. जो कि है L1. गलती से ये ना कह दीजिएगा कि मैं एक्सटेंशन मेजर करूंगा. एक्सटेंशन मेजर नहीं होती, एक्सटेंशन कैलकुलेट होती है. ठीक है, एक्सटेंशन कैलकुलेट होती है. तो आपने ये कहा. फिर आपने कहा सब्ट्रैक्ट
L0 फ्रॉम L1, सही है, मैथ और इंग्लिश के हिसाब से यही कहना चाहिए। अगर मैंने कहा L0 फ्रॉम L1, इसका मतलब L1 में से L0 को हटाया, तो मैंने बिल्कुल सही इंग्लिश लिखी है, if anybody was wondering. So subtract L0 from L1 for extension. नहीं, क्यों देंगे आप एग्जाम्पल, ना देना, जनरल बात करें अपनी इंग्लिश पे। आपको इतना उबूर होना चाहिए, इतना कमांड होना चाहिए कि आप ऐसी बात करें। यू डोंट नीड टू गिव एग्जाम्पल्स, इट्स नॉट यूजफुल। Subtract L0 from L1 for extension, repeat for different loads. Plot a graph of, मेरे ख्याल से सबसे आसान ग्राफ फोर्स वर्सेस एक्सटेंशन होता है। सही, जो आपने पहले कहा वो वाई एक्सिस पे आएगा। और ये आसान ग्राफ क्यों होता है, क्योंकि सीधा सीधा इसका जो स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट है वो स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाता है। सो ग्रेडियंट ऑफ दिस ग्राफ गिव्स यू द स्प्रिंग कांस्टेंट। इस टाइप का सवाल ओ लेवल्स में पूछा जा चुका है, मे बी इन नॉट एज मच डिटेल, लेकिन द बेसिक आइडिया वाज देयर, एंड आई थिंक हम लोगों ने ये डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। 2.1 shows a baby in a baby bouncer. The baby bouncer consists of a holder suspended from a spring. Baby pushes his feet on the ground and bounces gently up and down. ठीक है, two springs Q and R are tested to determine their spring constant. Each spring is tested up to its LOP. Define the LOP. तो मैंने कहा the point भी कह सकता हूँ, the load भी कह सकता हूँ, up to which force and extension are proportional. या आप ये भी कह सकते हैं the point after which force and extension are not proportional. दोनों सही। मैंने कह दिया कि यहां तक ये प्रोपोर्शनल हैं, जाहिर सी बात है इसका मतलब इसके बाद नहीं है, सही है। So you can say the point or the load. Table 2.1 shows the results of the tests. So yeah, spring Q, spring R, दोनों का spring constant दिया हुआ है। Total weight of the baby and the holder is 120. Calculate the extension of each spring. तो ये तो आसान है, क्योंकि आपको ये इक्वेशन पता है F equals to kx, और आपको चाहिए x, so that's just F over k for each spring. कन्वर्जन की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये न्यूटन में है, ये न्यूटन पर सेंटीमीटर में है। बस आपने इस चीज़ के बारे में ख्याल रखना है कि आपका एक्सटेंशन भी फिर सेंटीमीटर्स में आएगा। तो मैं Q के लिए अगर ये करूँ तो दोनों में जो है ये तो सेम ही है, सो दैट्स 120 over 7.8 फॉर दिस केस, 120 डिवाइड बाई 7.8, ये आ रहा है 15.38, तो 15.4, और दूसरे केस में 120 ओवर 1.1, तो 120 डिवाइड बाई 1.1 हो गया 109। अगेन अगर आपको इसकी आइडियाज़ आते हैं देन दिस मेक्स परफेक्ट सेंस। जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा है इसका मतलब वो ज़्यादा स्टिफ है, इस वजह से वो इतना नहीं खिंचा। जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम था वो ज़्यादा खिंचा फिर। ठीक है, अच्छा लास्ट वन, the unstretched length of each spring is 25 centimeters. State and explain which spring would be suitable for the baby bouncer in 2.1. तो इसने आपको इन दोनों का एक्सटेंशन कैलकुलेट कराया और यह पूछ रहा कि कौन सा ज़्यादा ठीक है गिवन के अनस्ट्रेच लेंथ 25 है, राइट। अच्छा, अब अगर मैं देखूं तो इसने बताया था कि जो इसका पहले ये जो है ये 100 सेंटीमीटर है, राइट। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें तो इसका मतलब है कि स्प्रिंग का लेंथ 25 है ये वाला, और उसके बाद अब हमें ये एक्सटेंशन के हिसाब से देखना है ना कि कितनी लेंथ होगी, राइट।
सो दिस इज बेसिकली, जस्ट अ मिनट, हाँ, तो ये जो है हुक है, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ जो है दोनों का 25 है। आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा वाला यूज करना चाहिए, ठीक है। तो कौन सा यूज करना चाहिए? क्यू का एक्सटेंशन आ रहा था 15.4, राइट। तो इसका मतलब है कि जो 120 न्यूटन के लोड पे अगर इसका 15.4 है एक्सटेंशन, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि भाई ये पहले यूं है, राइट। और फिर आपने जब बच्चे को इसमें डाला तो अब इसकी वजह से एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा। अब अगर हम इसके हिसाब से देखें तो आप चाह रहे हैं कि ये 25 हो एंड देन इसके हिसाब से कोई एक्सटेंशन हो। अब अगर 25 के हिसाब से 15.4 होता, सो लेट्स से दैट दिस इज 25 और उसके बाद एक्सटेंशन 15.4 होता, ये ठीक है। वाई? बिकॉज दिस इज 40, राइट। ये 40 है, ये 40 है, ये 15.4 हुआ। बच्चे का अपना भी तो कोई बॉडी का लेंथ है ना। अगर आप कह देते कि भाई आर को मैं यूज करूंगा, तो आर की वजह से ये 109 सेंटीमीटर एक्सटेंड होता, अच्छा खासा एक्सटेंड हो रहा है। इसका मतलब ये है कि फिर अगर आप बच्चा जो है इसको अगर वापस धक्का भी देगा, स्प्रिंग तो इतना ज्यादा खिंचा हुआ है, इतना ज्यादा ढीला हो चुका है कि बच्चा सही से झूल ही नहीं सकेगा, राइट। दैट्स अ प्रॉब्लम। सो आर वुड एक्चुअली मेक द बेबी कोलैप्स ऑन द फ्लोर। बच्चा जो है वो वैसे समझे कि वो बैठ ही जाएगा जमीन पे, उछल ही नहीं पाएगा, राइट, बिकॉज द एक्सटेंशन इज टू बिग। तो या तो फिर आप ये कहते कि उस केस में मैं इसको ऊपर करता, लेकिन वरना ये सही है कि भाई 40 है और ये थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ है विच इज 15.4, तो अब इसके पाँव जमीन पे इस तरीके से होंगे एंड नाउ ही कैन बाउंस ऊपर नीचे। सही है। तो आपने कहा spring Q is the correct one because this allows the baby to bounce safely. If R was used, the baby would not be able to bounce because the extension is too big. डन। ये समझ आता है। ये थोड़ा सा ज़्यादा सोचने वाला था आखिरी पार्ट, बाकी इट वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट। वन कौन सा? अच्छा, देखिए मैंने ये कहा कि ये लेंथ 40 है, राइट। यहाँ से बच्चा सस्पेंड हुआ, जब आपने इसको यहाँ पे रखा तो देखें बच्चे का अपना भी तो कोई हाइट है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, इस वजह से आप लोगों को शायद थोड़ा मुश्किल लग रहा है इसको समझने के लिए। लेकिन चलें, अगर मैं सिर्फ इस डायग्राम के स्केल के हिसाब से बात करूँ तो यार अगर ये 100 लग रहा है तो ये कम से कम 60-70 तो लग रहा है मुझे, जस्ट बाई साइट, राइट। अगर ये 60-70 है और समझें कि जब बच्चे को डाला तो ये 60-70 प्लस 15.4, so his feet are now almost touching the ground, right। अभी तो उसकी टांगे ऐसे कर्व भी हुई है ना, his feet are now almost touching the ground। तो इसके बाद ये इस तरीके से इस पे बाउंस कर सकता है ना। अब समझे कि ये वाला जो था, दिस इज, इसकी हाइट 60 है, आपने इसको डाला तो इसका मतलब ये तो और 100 से बढ़ गया, तो ये स्प्रिंग इतना खिंच चुका होगा, ये इतना नीचे आ चुका होगा प्लेटफॉर्म कि अब ये सही से झूल ही नहीं सकता। ही कांट पुश ऑन द ग्राउंड, वो उतना ऊपर जाएगा ही नहीं। ऑल राइट, सो दिस इज द प्रॉब्लम हियर। सही है।
अच्छा जी, 3.1 shows a portable shower used on a campsite. The bag is filled with water. The water is heated with infrared radiation from the sun. Explain why the shower bag is painted black. बहुत ही आसान. Black is a good absorber. तो मैंने कहा, so water is heated up faster or better. ठीक है. Explain a disadvantage of radiation from the sun being the only source to heat the water. तो क्या मसला है कि अगर हम सिर्फ सन के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, अगेन ये भी सिर्फ सोचने वाला है, ऐसे कोई किताबी चीज नहीं है इसमें. जस्ट यूज योर कॉमन सेंस. या नो हीटिंग एट नाइट, या आपने कह दिया कि इट्स वेरिएबल, कभी ज़्यादा गर्म होगा, कभी इतना गर्म नहीं होगा. नहीं देखें, इट विल टेक मोर टाइम, तो फिर आपको ये बताना पड़ेगा ना एज कंपेयर टू व्हाट. Solar energy is a renewable energy source. State two other renewable energy sources. So renewable energy के आपके पास कोई 1000 एग्जाम्पल्स हैं, कोई सी भी दो लिख लें. हाइड्रो इलेक्ट्रिक, बायोमास, बायोफ्यूल्स हम कहते हैं सिलेबस में, बायोमास का लफ्ज़ नहीं यूज़ करते, बायोफ्यूल्स का कहते हैं. जियोथर्मल, वेव, विंड, राइट. तो ये सारी हैं. अच्छा, अब ये वाला जो है, ये मैं ज़रा पार्ट जो है दिखाना चाह रहा हूँ. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से रिलेटेड थोड़ा सा ज़्यादा सोचने वाला पार्ट. During the day, the sun shines on the shower bag and some of the energy in the infrared radiation from the sun transfers to the thermal energy stores. सही है. अब हर पेपर में ये वाला लफ्ज़ आएगा, एनर्जी स्टोर्स. तो कह रहे हैं कि थर्मल एनर्जी के स्टोर में गया, ये जो एनर्जी आया था, जो एनर्जी आया पानी ने उसमें से 60%, 60% एब्जॉर्ब किया और टेम्परेचर को बढ़ा दिया फ्रॉम 10 to 43. मास ऑफ द वाटर इज दिस मच, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज दिस मच. तो सिर्फ इससे तो आप ये तो निकाल सकते हैं कि उस पर कितना एनर्जी पड़ा, राइट. लेट्स डू दैट. तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई जो मेरा फॉर्मूला है, E इक्वल टू MC डेल्टा T, राइट. तो मास है 40 kg. मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के सवालों में देखा करें कि मास और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के यूनिट्स कंसिस्टेंट हों. तो 40 इंटू 4200 इंटू डेल्टा T, द राइज इन टेम्परेचर, 43 माइनस 10, दैट्स 33. तो कैलकुलेशन में अक्सर जो कैम्ब्रिज से ज़्यादा, मतलब ओ लेवल से ज़्यादा, IGCSE ज़्यादा मार्क्स देता है, ज़्यादा हाथ खोल के. दैट इज़ 5.544 इंटू 10 to the 6 जूल्स. अच्छा, अब यहाँ पे ये जो एनर्जी आया है, ये तो सिर्फ 60% है ना ओरिजिनल एनर्जी का. तो आपसे वो पूछ रहा है ओरिजिनल एनर्जी कितना था. अब इसके लिए यू कैन थिंक अबाउट दिस इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी, या तो आप इसको कॉमन सेंस की टर्म्स में भी सोच सकते थे. अगर हम इसकी बात करें तो वो बैग के लिए बेसिकली जो एनर्जी आ रहा था धूप से, वो इनपुट था, ये आउटपुट है. तो आपने कहा दिस इज E आउट ओवर E इन. ठीक है. तो ये जो है 60% है या 0.6 है. E आउट ये है, और इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास E इन आ जाएगा. ठीक है. अगर किसी को एफिशिएंसी के बारे में सोचना नहीं पसंद, तो आप इसको मैथ के एक मसले की तरह भी सोच सकते थे. आपको पता है कि ये जो 5.4544 इंटू 10 to the 6 आया, दैट 60%, राइट. तो उसका 100% कितना है, दैट्स व्हाट यू बेसिकली ट्राइंग टू फाइंड आउट. या रेशो मेथड कह लें, यूनिटरी मेथड कह लें, इससे भी कर सकते हैं. सो 5.544 इंटू 10 to the 6 डिवाइडेड बाई 0.60, तो ये आता है 9.24
into 10 to the 6 joules। ये भी मतलब नॉर्मल ही सवाल था, ये जो सिर्फ एफिशिएंसी वाली चीज़ थी ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, 4.1 shows a ray of light as it enters the side of a glass block. Ray of light passes from air into plastic. एग्जामिनर के सवाल पूछने से भी अपने लिए कुछ चीज़ें सेटअप कर लें, देख लें कि क्या दोनों एंगल्स नॉर्मल के साथ हैं, यहाँ हैं, तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। State how the speed, wavelength and frequency of wave in the plastic block compare with their values in air। तो एयर के मुकाबले में हमें पता है स्पीड तो कम होती है, स्पीड डिक्रीजेस। रिपल टैंक वाला आइडिया, फ्रीक्वेंसी को कुछ नहीं होता। v इक्वल टू एफ लैम्डा के बारे में सोचें, f को कुछ नहीं हुआ, अगर v कम हुआ है इसका मतलब वेवलेंथ भी कम हुआ होगा। बहुत अच्छा। So this also decreases. Show that the refractive index is 1.4. Show your working। बहुत ही आसान। और यहाँ पे जो है आपने इस चीज़ का ये फॉर्मूला लिखा, साइन ऑफ एंगल इन एयर ओवर साइन ऑफ एंगल इन मीडियम। ठीक है, तो एंगल इन एयर हो गया 45, सो साइन 45 over angle in medium which is sine 30, and I'm pretty sure you get this। सही है। ये आपके पास अगेन कुछ लोग बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कीम की पूजा करते हैं, तो वो कहते हैं कि सर ये फॉर्मूला लिखा हुआ तो नहीं है। भाई देखें, अगर आपने साइन ऑफ एनी एंगल ओवर साइन ऑफ एनी एंगल लिखा है ना, तो एग्जामिनर इसको साइन आई ओवर साइन आर मान के अगर इस केस में फॉर्मूले का मार्क होता तो वो दे देता। ये तो सिर्फ एक ही मार्क का है, प्रूव करना है, तो ही मस्ट सी द वैल्यूज प्लग्ड इन, तो इसमें तो किसी चीज़ का नहीं है, लेकिन वैसे मैं बता रहा हूँ। कैलकुलेट दी क्रिटिकल एंगल फॉर प्लास्टिक। तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता है n इक्वल्स 1 ओवर साइन c, so I can write this as sin c equals 1 over n। I personally like to first set up everything और उसके बाद end में values plug in करूँ, but some may beg to differ and that's totally up to them। sin inverse 1 over n। अच्छा, to avoid rounding errors, जो आपका यहाँ से calculator value होगा, I prefer कि आप लोग उसी को plug in करें। सो साइन 45 डिवाइड बाई साइन 30 आया होगा एग्जैक्टली 1.414। तो आप सीधा सीधा करें साइन इनवर्स 1 ओवर आंसर। तो अगर आप ये करेंगे तो आप देखेंगे आपका क्रिटिकल एंगल, वो वेट अ मिनट, साइन 45 डिवाइड बाई साइन 30 इज √2, सो साइन इनवर्स 1 over answer। Okay, so yeah, maybe I'm making a calculator error that I don't know about। Okay, तो 45 degrees ही आ रहा है, yeah right। So आपका critical angle जो है ये 45 degrees आया। Okay, so why I was basically double checking myself, इसके मुझे लग रहा था कि यार ये 45 है, यहाँ पे तो क्रिटिकल एंगल नहीं बन रहा। फिर मैंने सोचा कि यार मैं तो गलत सोच रहा हूँ। क्रिटिकल एंगल बनने के लिए तो पहली बात ये है कि इट शुड बी गोइंग फ्रॉम मोर डेंस टू लेस डेंस। तो क्रिटिकल एंगल का मतलब हुआ कि जब ये 45 होगा तो ये पूरा आके रे पे बैठेगा ना, तब आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 होगा। सो दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग रॉन्ग। समझ आया कि मैं क्या गलत सोच रहा था आप लोगों को? मे बी शायद आप लोग से भी कुछ के जहन में ये चीज़ आई हो। दैट्स व्हाई आई वांट टू लाइक क्लेरिफाई दिस। 4.2 shows the same plastic as in A
यूज टू मेक एन ऑप्टिकल फाइबर अ रे ऑफ लाइट इज पासिंग अलॉन्ग द फाइबर। पेपर में आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑप्टिकल फाइबर्स में लाइट यूज़ होती है और इंफ्रारेड रेडिएशन यूज़ होता है। केयरफुली कंटिन्यू द पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट पी अंटिल इट रीचेज द अदर एंड ऑफ द फाइबर। तो मैंने इसको कंटिन्यू किया इस तरीके से कि ये जो लाइट रे है ये यूं गया, ये यहाँ से टकराया, रिफ्लेक्शन ठीक ठीक दिखाइएगा। इफ़ दिस इज़ वेयर इट स्ट्राइक्स, तो आपका जो नॉर्मल बनेगा वो यूं बनेगा, राइट। सो द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मस्ट ऑल्सो बी विजुअली द सेम, जो कि ऐसे में नज़र आ रहा है, ठीक है। और फिर आपका नॉर्मल यूं बनेगा, तो है तो परपेंडिकुलर एट दिस पॉइंट। अच्छा देखें ना रामीन, आपका जो ये है, ओके ये देखिएगा रामीन, आपका ये जो सरफेस है ये परफेक्टली हॉरिजॉन्टल थोड़ी है। इट्स नॉट लाइक दिस, it's like this. At this point, if I were to make the tangent, that would look like this, not like this, rather like this. तो देखिए मैंने आपको बताया था ना कि जब नॉर्मल बनाना होता है टू अ कर्व्ड सरफेस दैट्स मोर डिफिकल्ट, सो इट्स परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट दैट पॉइंट, इस वजह से आपको टेढ़ा महसूस हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से ये फिर से रिफ्लेक्ट होगा, अगेन विजुअली द सेम, और इस तरीके से ये बाहर चला जाएगा। तो आपने इस हिसाब से इधर एरोज भी ऐड करने हैं, तो कर दें। State 2 uses for optical fibers. So optical fibers is used in cable TV and internet transmission, या आप टेलीफोन्स भी कह सकते हैं, इन सारी चीज़ों में यूज़ होता है। शायद बायो वालों को पता हो, इट्स ऑल्सो यूज्ड इन एंडोस्कोपी, so you can also write that, and that's what this is, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो था ये लाइट और कुछ हद तक वेव्स से रिलेटेड था। आगे बढ़ते हैं। 5.1 shows a metal sphere S. The sphere has been charged with a negative charge. There is an electric field around S. On 5.1, draw 4 field lines to show the pattern of the field and indicate the direction of the field with arrows on the lines. तो हमें पता है कि पॉजिटिव से बाहर जाता है, नेगेटिव में अंदर आता है। इस केस में जो फील्ड लाइंस बनती हैं हम लोग इसे रेडियल फील्ड लाइंस कहते हैं। सो लाइक दिस, दिस एंड देन वर्टिकली एक दो बिछा देते हैं लाइक दिस, एंड देन दीज डायगोनल्स, एंड देन लाइक दिस, और मैं बस इनमें एरोज ऐड कर देता हूँ अंदर की तरफ। आई होप एवरीबडी नोज अंदर की तरफ ये क्यों है। अगेन मैं अगर आप लोगों से सवाल पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या दिखाती हैं, ओके इट आस्क्स फॉर 4, देन वी जस्ट ड्रॉप दीज। थैंक यू खुबैब, इट जस्ट आस्क्स फॉर 4, सो वी जस्ट ड्रॉ दीज, द 4 मोर ऑब्वियस वंस। जी मेरा सवाल ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या दिखाती हैं। Everybody should know this at this point. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात की थी। नहीं, आप तो कन्वेंशनल करंट की बात कर रही हैं समरा। नहीं, हुरिया आप थोड़ा सा ज़्यादा करीब हैं। नहीं, रामीन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रही हैं तो मैग्नेट्स कहाँ आ गए बीच में। वाह, मनाल ने भी बहुत ही डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स दिया। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ पॉजिटिव चार्ज। थैंक यू उसैद। ये इस तरीके से क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा तो
तो ये नेगेटिव उसको अट्रैक्ट करके अपनी तरफ खींचेगा। अगर ये पॉजिटिव होता तो फील्ड लाइन बाहर क्यों बनती है? क्योंकि ये उस छोटे से पॉजिटिव चार्ज को, जिसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं, उसको रिपेल करेगा। बच्चों ये छोटी छोटी चीज़ें क्लियर कर लें ज़रा। ये जो सीमिंगली आसान चैप्टर है ना, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिक फील्ड्स, इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, इसको एक नज़र देख लीजिएगा इसके आइडियाज़ को। 5.2 shows a position x next to sphere S. A small negatively charged particle is placed. And honestly, I didn't see this question पहले। जो अभी हमने आइडिया की बात की, इसने यही पूछ लिया कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल रखा। स्टेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एट x ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड S। अच्छा, अगर देखें पॉजिटिवली चार्ज पूछा होता तो मुझे पता है कि यार ये तो यूं खिंचा चला आता, लेकिन ये नेगेटिव है तो मुझे पता है कि ये रिपेल होगा। दिस इज टू द लेफ्ट। अवे से भी ज़्यादा क्लियर जो वर्ड है, दैट्स टू द लेफ्ट, क्योंकि ये यूं तो नहीं है ना, ये भी तो अवे ही है एक तरीके से इससे। टू द लेफ्ट इज बेटर टर्म। The negatively charged particle at x is released from rest. Describe the motion of the small negatively charged particle. तो हमें पता है कि यहाँ पे उस पर एक रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है, आपको डिस्क्राइब करना है मोशन। तो रिजल्टेंट फोर्स होगा और उसकी वजह से एक्सेलरेशन होगा। तो आपने कहा डिस्क्राइब करना है, तो आपने कहा कि एक्सप्लेन की ज़रूरत नहीं है। सो एक्सेलरेट्स अवे फ्रॉम द स्फीयर to the left। से कांस्टेंट स्पीड नहीं होगा, एक्सेलरेट करेगा क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स है। अगर इक्विलिब्रियम में होता तो फिर कांस्टेंट स्पीड पे जा सकता था, लेकिन अगर रिजल्टेंट फोर्स है तो लाजमी तौर पे एक्सेलरेट करेगा। Five point three shows a sphere S being spray painted. Sphere S is negatively charged as the paint particles exit the wide nozzle of the paint sprayer. They become charged with a positive charge. जी कह सकते हैं उसे, लेकिन क्योंकि ऊपर ये डिस्क्राइब का सवाल था, एक्सप्लेन का नहीं था, इस वजह से आई डेंट से इट। बट अगर आप कह दें तो कोई मसला नहीं है। एक्सप्लेन वाई द पेंट पार्टिकल स्प्रेड आउट व्हेन दे लीव द नोजल। अगर जिन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड्स की अच्छी प्रैक्टिस की है उन्हें पता है एग्जैक्टली ऐसा एक सवाल पहले आया हुआ है ओ लेवल्स के सिलेबस में, राइट, जहाँ पे वो मेरे ख्याल से एक चेयर की लेग को पेंट कर रहा होता है, आइडिया सेम है। सो एक्सप्लेन वाई दे स्प्रेड आउट। आपको पता है ये सारे पॉजिटिवली चार्ज हैं, पॉजिटिवली चार्ज लाइक हैं, और ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो आपने कहा दैट लाइक चार्जेस रिपेल। अच्छा, जो IGCSE का पेपर होता है इसमें टाइम भी कम होता है एज़ कम्पेयर टू आर्स। तो आई थिंक इट्स 115, या हमारे में 145 होता है टाइम, इसमें 115 होता है। मार्क्स उतने ही होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी, मोस्टली इट्स स्लाइटली लोअर, स्लाइटली। हाँ, तो रामीन सब पॉजिटिव है ना, लाइक का मतलब कि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो आपस में रिपेल करेंगे। The sphere can be painted by hand using a paint brush. Suggest and explain one advantage to using charged paint from a spray gun to paint sphere S. So ये चार्ज पेंट की क्या ज़रूरत है? आपको पता है कि अगर हम लोग पेंट ब्रश से करेंगे तो पहली बात तो ये इट्स डिफ़िकल्ट टू इंश्योर इवननेस, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ज़्यादा इवन होगा, राइट। और उसकी वजह क्या है कि आपके पास ये जो हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दे अनलाइक चार्जेस, सो दे वुड अट्रैक्ट। तो मैंने कहा एडवांटेज, सो मोर इवन, या मैं कहूँगा कंप्लीट कोटिंग, और एक्सप्लेनेशन अनलाइक चार्जेस ऑफ पेंट एंड स्फीयर अट्रैक्ट। जी सफ़ान, कौन सा पार्ट?
ऊपर वाला ये वाला। देखिए उसने कहा कि आप हाथ से भी तो इसको नॉर्मल पेंट ब्रश पकड़ के पेंट कर सकते थे, इससे करने का क्या फ़ायदा है। तो देखें ना, अगर आप पेंट ब्रश से कर रहे हैं तो हो सकता है कि कहीं पे आपने बहुत ज़्यादा पेंट कर दिया, यहाँ एक थोड़ा सा थिक पैच बन गया, हो सकता है कहीं पे आपने कम पेंट किया, तो ये इतना इवन नहीं होगा ना। लेकिन अगर हम इससे कर रहे हैं तो ये काफ़ी इवन है, क्योंकि दिस इज़ बेस्ड ऑन दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो या जैसे उसैद कह रहे हैं कि पेंट पार्टिकल्स जो हैं ये घूम घूम के इस तरीके से आएंगे सो दैट दिस इंश्योर्स यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। सही है, तो ये पूरा यूं भी घूम के आएगा। और इस तरीके से अगर आप सोचें तो वेस्टेज भी कम होगी ना। हो सकता है कि यहाँ से पेंट जो है ड्रिप करके गिर जाए, लेकिन यहाँ पे अगर आपने इसको आगे भी फेंक दिया, थोड़ा से आगे आएगा, बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन ये घूम के वापस आ जाएगा, राइट। सो इन दैट वे यू माइट ऑल्सो से दैट दिस इज क्विकर, क्योंकि पेंट वो दूसरी तरफ पे पीछे वाले हिस्से पे घूम के भी आ रहा है। Okay, 6A, a car windscreen is covered in condensation of which is small droplets of water. Thermal energy is used to remove the droplets of water. Thermal energy is provided by three resistors on the windscreen. 6.1 shows two possible circuits for the three resistors. The three resistors are identical. तो एक में ये तीनों पैरेलल में हैं, इसमें कैसे लगे हुए हैं, रास्ता देखें, पाथ देखें, बिल्कुल सीरीज में लगे हैं। इसने थोड़ा सा वियर्ड तरीके से रिप्रेजेंट किया, इससे आप लोग डरे ना, सिर्फ दिखने में ख़तरनाक है ये। डिस्क्राइब टू एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सर्किट बी। तो सर्किट बी में क्या है कि सबके अक्रॉस सेम वोल्टेज आ रहा है, तो आपने कह दिया कि भाई इस केस में फॉर एग्जांपल, वैसे तो हम लैंप्स में कहते थे दे वुड शाइन ब्राइटर। नहीं रामीन, इसमें कोई रन आउट थोड़ी करेगा, ये सेल्स नहीं है, ये सेल्स नहीं है, ये रजिस्टर्स हैं। तो आपने कहा कि हर एक को ज़्यादा पावर डिलीवर होगा, जो हम लोग लैम्प्स में कहते थे दैट ईच लैम्प वुड शाइन ब्राइटर, एंड देन यू कैन से दैट इफ अ फॉल्ट अकर्स इन एनी वन ब्रांच द अदर्स कैन स्टिल बेसिकली कीप व्हाट डू यू कॉल इट, द अदर्स वुड स्टिल वर्क। ठीक है, तो रन आउट नहीं कहेंगे रामीन। अगर आप कहती ना कि इफ वन ब्रेक्स या वन फेल्स तो ठीक होता, नहीं नहीं, आपने लफ्ज़ गलत कहा है ना, एग्जामिनर इसमें मार्क नहीं देगा, रन आउट पे मार्क नहीं देगा। if one resistor fails or breaks, others can still, can के बजाय will still work। और दूसरा आपने कहा higher power delivered to each resistor। आज जिसका भी नाम लिया गया है इसमें खुश हो जाएं, बिकॉज यू गाइज विल बी फीचर्ड ऑन यूट्यूब। Everybody gets their 15 minutes of fame। Describe in terms of the water particles the process by which the water droplets are removed from the car windscreen using the heater। हाँ बिल्कुल, मोर वोल्टेज भी कह सकते हैं, मोर वोल्टेज भी सही है। अब कह रहे हैं द प्रोसेस बाय विच द वाटर ड्रॉपलेट्स आर रिमूव्ड। तो देखें जाहिर सी बात है ये वाटर बॉयल तो नहीं करने लगेगा विंड स्क्रीन पे, एग्जामिनर आपसे एवेपोरेशन के बारे में पूछ रहा है। तो आपने कहा दैट ओके, सो मलिया इज़ इन द हाउस टुडे, बिल्कुल सही कह रही हैं ये। सो इन्होंने कहा दैट इवेपोरेशन, और आपने इवेपोरेशन को मोलेकुलर लेवल पे थोड़ा सा समझाना है। सो इवेपोरेशन हैपन्स as higher kinetic energy particles escape from the liquid। This is more than enough। ठीक है, सरफेस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स का क्या मतलब है।
6.2 shows a circuit containing two resistors P and Q. Circuit is powered by a 12-volt battery. Calculate the current in resistor Q. Resistance दिया है, दोनों parallel हैं, दोनों के across 12-12 volt आ रहा है. So you can just find the current using V equals to IR. तो Q के across अगर आपको current निकालना है, that's going to be V over R. So 12 over 70, that is equal to 0.17 amperes. Calculate the energy transferred electrically when the current calculated in B1 is present in resistor Q for 5 minutes. ठीक है. अच्छा, अब आपको चाहिए एनर्जी. एनर्जी के आपके पास काफ़ी सारे फॉर्मूलाज हैं. मैं अगर सोचूं तो देखें, अब आई एक्चुअली हैव फ्री विल ओवर व्हाट आई वांट टू यूज़. P इक्वल्स टू वी आई भी है, वी स्क्वायर ओवर आर भी है, आई स्क्वायर आर भी है. कुछ भी यूज़ करूं क्योंकि मेरे पास सब कुछ है. मुझे रेजिस्टेंस भी पता है, मुझे करंट भी पता है, मुझे वोल्टेज भी पता है. कुछ भी इस्तेमाल करता हूं. तो अगर P इक्वल्स टू वी आई है तो एनर्जी इक्वल टू वी आई टी इस्तेमाल कर सकता हूं. 12 टाइम्स, अगेन लेट्स ट्राई टू यूज़ कैलकुलेटर वैल्यूज़. 0.17, ये टाइम मिनट में है. अगर आपको आपका फाइनल आंसर वॉट्स में देना है, जो कि देना चाहिए, तो आपको इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो 5 टाइम्स 60, सो टाइम्स 12 टाइम्स 5 टाइम्स 60, दैट इज 617 आ रहा है मेरा, क्योंकि मैंने एग्जैक्ट यूज़ किया है. तो 617 या 620 भी कह सकता हूँ. ठीक है, 617 भी कह सकता हूँ, 620 भी कह सकता हूँ. और अगर आपने पिछले पार्ट का नॉन एग्जैक्ट यूज़ किया, आपका 612 आ रहा है, तो एग्जामिनर 610 भी एक्सेप्ट कर रहा है. ओ सॉरी, जूल्स, माय बैड, नॉट वॉट्स, जूल्स. थैंक यू. एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बैटरी बाय द इलेक्ट्रिकल करंट. उस दिन वर्कशॉप में आई वॉज एक्चुअली वेरी सरप्राइज टू नो, बहुत सारे लोगों को ईएमएफ का भी आइडिया क्लियर नहीं था. तो ये मेरे जहन में इस वजह से आया बिकॉज दिस इज द आइडिया ऑफ ईएमएफ. वर्क डन बाय द सोर्स ऑन अ यूनिट चार्ज. ठीक है, यूनिट चार्ज का लफ्ज आना जरूरी है, ईएमएफ की डेफिनेशन हो या पोटेंशियल डिफरेंस की हो. सो आपने कहा केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, पूरा कहा. एनर्जी ना भी कहें तो चलता है क्योंकि उसने खुद से एनर्जी स्टोर सवाल में लिखा है. कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस. सो दिस एंड दिस यू कैन यूज प्रोडक्ट ओवर सम, और यू कैन यूज 1/1 ओवर वाली चीज़. यू कैन राइट इट हाउ आई राइट इट, विच इज़ द टोटल रेजिस्टेंस. यहाँ पे दो हैं, 90 और 70. सो 90 इनवर्स प्लस 70 इनवर्स का इनवर्स, या यू कैन यूज प्रोडक्ट ओवर सम एज वेल. So 90 inverse plus 70 inverse is 39.375. तो 39.4 भी सही है, 39 भी सही है. ठीक है. वाई डू वी डू ब्रैकेट का इन्वर्स? इस वजह से रामीन, क्योंकि आपका ये जो रेजिस्टेंस आता है 1/(1/R(T) इक्वल्स 1/(R1) प्लस 1/(R2). तो बेसिकली अगर ये मैंने नहीं किया ना, तो इसका मतलब मैंने सिर्फ ये किया है यहाँ पे. फिर इसको फाइनली भी तो एक बार उल्टा करना है ना, तो वो उसका इन्वर्स है, वो पूरे ब्रैकेट का इन्वर्स है. ठीक है, हम सब साथ साथ हैं. Seven point one shows a barrier at the entrance to a car park. The wooden barrier arm has a weight of 60 Newton which acts to the COG at the position shown on 7.1. ठीक है. अच्छा, तो इसने आपको COG बता दिया, और जाहिर सी बात है वेट जो है COG से ही मार्क होता है. ठीक है. इनिशियली द वुडन बैरियर आर्म इज हॉरिजॉन्टल. अगेन मैंने आप लोग को ये बताया था वर्कशॉप में भी और ऑनलाइन वाले में भी कि हॉरिजॉन्टल
equilibrium, balanced mean the same thing. Using 7.1, calculate the clockwise moment of the weight of the wooden arm about the pivot. ठीक है, weight, pivot, फासला, so 60 times 1.7. ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि इसमें कोई 2-3 डिस्टेंसेस भी मार्क नहीं हुए हुए. So this is very easy. 60 times 1.7. इवन दो ये 1 मार्क का सवाल है, आदत पुख्ता करने के लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख रहा हूँ. So 60 times 1.7 is 107 nanometers. Wooden barrier arm is in equilibrium. Mass of the soft iron bar A is 23 kg. 1 और 2 है. अच्छा चलें. Mass of the soft iron bar is 23 kg और आपको निकालना है distance d between pivot and the joint holding the soft iron bar. हमने ये भी बात की है, ये वो वाला केस है दो फोर्सेस वाला, क्योंकि दो ही फोर्सेस हैं, मुझे ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन क्लॉकवाइज है कौन एंटी क्लॉकवाइज है. जाहिर सी बात है, एक क्लॉकवाइज है दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है, राइट. सो दिस मोमेंट इज बिकॉज ऑफ दिस, दैट्स क्लॉकवाइज, दिस वन इज गोइंग टू बी एंटी क्लॉकवाइज. मास दिया है, सही है, मास दिया है. अब देखें ये वेट था, ये मास है, इस बार मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा. अगर ऐसा होता कि दोनों तरफ उसने मासेस ही दिए होते तो फिर कन्वर्जन जरूरी नहीं थी, क्योंकि मुझे पता है मास से वेट कन्वर्जन दोनों तरफ कैंसिल हो जाती. लेकिन एक वेट है दूसरा मास है, बिल्कुल कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो आपने कहा कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज moments equals sum of clockwise moments. So we are basically using the principle of moments. Clockwise moment आपने निकाला 102. This is equal to force times distance. Mass है 23. So 23 times 9.8. या आपने इसको बनाया force या तो weight, और फिर आपने इसको multiply किया by distance from the pivot, and this is what you actually need, which is d. तो आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें 102 60 times 1.7 23 times 9.8, this is 0.4525. so 0.45 भी कह सकते हैं, 0.453 भी कह सकते हैं. नहीं, P4 में तो देखें ऐसे कोई फॉर्मूला वाली चीज़ नहीं होती, P4 में स्टेप्स के ज़्यादा मार्क्स होते हैं. और आज ही मैं जो है इस पे बैठ के काफ़ी सारी चीज़ें कर रहा था, तो मैंने P4 के लिए कुछ मेंटल मैंने डिविजन्स कर लिए हैं कि किस किस तरीके से करना है. उसकी प्लेलिस्ट भी इंशाल्लाह फिर मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा. 7.2 shows a coil attached to a power supply placed below the soft iron bar A. soft iron bar है, यहाँ coil है, और ये कह रहा है state and explain what happens to the wooden barrier arm when the switch is closed. अच्छा, wooden barrier arm ये किसको कह रहा है, ये ज़रा जाके सवाल में देख लेते हैं. अच्छा, इस पूरे को wooden barrier arm कह रहा है, ठीक है. अच्छा, state and explain what happens when the switch in the coil circuit is closed. तो मुझे पता है कि जब ये क्लोज होगा तो इसमें भी एक आयरन है, आयरन कोर है, ये मैग्नेटाइज होगा, ये उसकी फील्ड में है, इसमें मैग्नेटिज्म इंड्यूस होगा. इंड्यूस मैग्नेटिज्म हमेशा अट्रैक्टिव होता है, ये और ज़्यादा नीचे खींचेगा, राइट. सो आई कैन सी कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बढ़ रहा है. सो टू काउंटर दैट आपका, अच्छा तो काउंटर तो नहीं कर सकते, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बढ़ रहा है तो इसका ये वाला एंड नीचे गिरेगा, ये वाला एंड ऊपर जाएगा, बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बढ़ रहा है. आपने बस कहा कि बैरियर रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज. तो स्टेटमेंट, बैरियर rotates anti-clockwise. Explanation. So the soft iron core gets magnetized. Induces magnetism. Induces magnetism
in iron bar, attracting it downwards. Switch is opened and operated, decreases the potential difference across the coil and the switch is closed. सही, इसने स्विच को खोला, पोटेंशियल डिफरेंस जो कि ये प्रोवाइड कर रहा था इसको कम कर दिया, तो इसका मतलब करंट भी कम हो गया होगा, इसका मतलब जिस स्ट्रेंथ की फील्ड बनी होगी वो भी कम हो गई होगी। तो इसने कहा स्टेट एंड एक्सप्लेन हाउ द इफेक्ट ऑन द वुडन बैरियर आर्म कंपेयर्स विद द इफेक्ट इन B1। सही, तो कंपैरिजन की बात कर रहा है, ये दो अलग अलग पार्ट्स हैं, राइट। एक में जिसमें क्लोज हुआ, इसने फिर इसका पूछा, फिर इसने कहा ओपन कर दिया, और अब वापस से अगर इसको ओपन कर दिया होगा तो पहले ये फिर से इक्विलिब्रियम में आ गया, राइट। और फिर उसके बाद इसने कहा कि इसने पोटेंशियल डिफरेंस कम कर दिया, और फिर उसने स्विच को वापस से क्लोज किया। स्टेट एंड एक्सप्लेन हाउ द इफेक्ट ऑन द वुडन बैरियर आर्म कंपेयर्स विद द इफेक्ट इन B1। तो आपने क्या कहा कि द बैरियर दिस टाइम, क्योंकि फील्ड वीक हो गई है, बैरियर रोटेट्स स्लोअर। तो आपने कहा कि lesser current in the coil leads to weaker magnetic field। ये जो ज़ारा कह रही हैं ये भी बिल्कुल ठीक है कि आपने कहा लेसर फोर्स या लेसर मोमेंट, ये भी ठीक है। A student suggests that the soft iron bar A is replaced by a steel bar. Explain why a steel bar is less effective than a soft iron bar in the barrier। आसान सी बात, अभी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इससे मिलते जुलते सवाल देखे थे, मेरे ख्याल से वो रिले के कॉन्टेक्स्ट में था। तो आपने क्या कहा, दैट ए स्टील बार बिकॉज इट्स अ परमानेंट मैग्नेट would cause the bar to always be attracted, or to stay attracted, since it is a permanent magnet। ठीक है, let's do a check point। जी देखें, अगर आप ये कह रही हैं हुरिया, तो ये तो आप सिर्फ बता रही हैं कि परमानेंट मैग्नेट का मतलब क्या है, लेकिन आपको इस सवाल में भी तो समझाना है ना कि इस कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा। तो आपने कहा कि अगर यहाँ ये स्टील होता है तो इसका मतलब बिल्कुल इसको मैग्नेटाइज करना मुश्किल है, लेकिन फिर ये अगर मैग्नेटाइज हो गया तो ये मैग्नेटाइज रहता। यहाँ पे फिर आपको ये बताना है, इसका मतलब ये आयरन बार नीचे ही खिंचा रहता, तो ऊपर ही नहीं जाता। ठीक है, ये बताना है। An isotope of boron is used in the treatment of cancer in the brain. Boron sticks to cancer cells in the brain. Isotope of boron is bombarded with neutrons, then undergoes fission to form lithium and alpha. Describe one difference between fission and fusion। तो आपने क्या कहा कि fission का मतलब क्या होता है? Fission is splitting of nuclei, and fusion is joining। ऐसे पता चला उस शहद के करंट कम है क्योंकि वोल्टेज कम है ना मेरे भाई, ईएमएफ कम प्रोड्यूस होगा तो करंट भी कम फ्लो करेगा। नहीं, डिफरेंस ये नहीं है उस शहद। ठीक है, और ज़ारा कैन वी राइट द स्टील विल बिकम, हाँ ये भी सही है। A nucleus of boron contains 5 protons and 5 neutrons. Complete the nuclide notation। तो देखें 5 प्रोटॉन है तो यहाँ पे आ गया 5, और 5 + 5 इसका न्यूक्लियन नंबर हो गया 10।
अल्फा मुझे पता है हीलियम न्यूक्लियस होता है, दैट्स 4 2, एंड देन आई कैन यूज कॉन्जर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन नंबर, कॉन्जर्वेशन ऑफ प्रोटॉन नंबर. 10 + 1 11 - 4, दिस इज इक्वल टू 7. 5 + 0 5 - 2, दिस इज इक्वल टू 3. तो लिथियम का भी नोटेशन मेरे पास आ गया. Alpha particles destroy the cancer cells. Suggest and explain one reason why alpha particles are more suitable than gamma radiation for use in this treatment of brain cancer. अच्छा, ऊपर देखते हैं क्या कोई उसने खास बात बताई थी. ठीक है. अच्छा, तो अब आपके ख्याल से अगेन ये सजेस्ट और एक्सप्लेन वाला पार्ट है, तो थोड़ा सा सोचना. ये कह रहा है कि आपके ख्याल से क्यों अल्फा बेहतर होगा गैमा से. काम है आपका कैंसरस सेल्स को तबाह करना. हाँ, तो या तो आप कहें कि अल्फा इज मोर आयनाइजिंग, लेकिन समझाना भी है. नहीं उसे, ये आप इस सवाल के हिसाब से नहीं समझा रहे. अल्फा इज मोर आयनाइजिंग सो डिस्ट्रॉय सेल्स इजीली, ऐसे कहेंगे आप. या आप ये कह सकते हैं कि अल्फा का रेंज छोटा है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि फिर वो कैंसरस सेल्स को ही मारेगी और हेल्दी सेल्स को कुछ नहीं करेगी. अपनी जगह आप लोग की बात सही है, गैमा की वजह से हो सकता है सेल डेथ भी, लेकिन उसके हिसाब से सोचा जाए तो अल्फा की वजह से ज़्यादा हो सकता है. अल्फा में आयनाइजिंग ज़्यादा है ना, तो अगर आप कैंसरस सेल्स को मारना चाह रहे हैं तो उस हिसाब से ये बेहतर है. देखिए, सवाल के हिसाब से सोचें. आप सबको ये टेक्निकल नॉलेज तो है कि कौन ज़्यादा पेनिट्रेटिंग है, कौन ज़्यादा आयनाइजिंग है. सवाल के हिसाब से समझें. अब देखें आगे जो उसैद ये यही कह रहा है, अदर कैंसर्स को कह रहा है कि भाई मैं तो गैमा से ट्रीट कर सकते हैं. बिल्कुल उसैद आप सही कह रहे हैं. मोस्ट आयनाइजिंग जो होगा वो अच्छा है, क्योंकि वो ज़्यादा आसानी से कैंसर सेल्स को ब्रेक डाउन करेगा. Other cancers are treated with gamma. Describe one safety precaution a nurse or radiologist takes during this treatment. तो हम लोग क्या कहते हैं कि भाई डिस्टेंस बढ़ाओ, या तो एक्सपोजर टाइम बढ़ाओ, या तो आप बीच में कोई लेड बॉक्स वैसे कहते हैं, राइट. तो आपने, अच्छा यहाँ पे तो देखें उसे, ये आपका जो सोर्स है ये ब्रेन के अंदर है ना, तो आपने वैसे भी उसके दिमाग में हाथ तो नहीं डाला हुआ. सो इट वुड सेइंग ग्लव्स और टोंग्स डजंट रियली मेक सेंस हियर. सवाल के हिसाब से सोचें. तो आपने कहा कि रिड्यूस एक्सपोजर टाइम, या आपने कहा कि इंक्रीज डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स. ठीक है, ऐसी कोई बात कर सकते हैं. जैसे आप लोगों ने देखा है एक्सरेज में, जब आप लोग एक्सरे करवाते हैं तो जो वो होता है, क्या कहते हैं, मतलब जो हॉस्पिटल वर्कर होता है जो वो करवा रहा होता है, तो वो खुद उठ के दूसरे रूम में चला जाता है ना. सो यू कैन ऑल्सो से दिस. आइज को सेव करने के लिए शील्ड, जस्ट अ शील्ड, या दैट्स फाइन. आइज को पर्टिकुलरली सेव करना, देखें आप सेल्स आपकी बॉडी में हर जगह है ना, तो हो तो किसी भी जगह सकता है. So you can say that, yeah, use maybe like a lead lined shield. You can say something like that. जी, सही कह रहे हैं आप. 9.1 shows a diagram of a transverse wave. तो इसने इसकी कुछ अच्छे खासे वेरिएबल्स जो हैं ये दिखाए हुए हैं, और ये कह रहे हैं फ्रॉम 9.1 identify all the lengths which represent one wavelength. तो पीक टू पीक, ट्रफ टू ट्रफ क्या दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ. स्टार्ट ऑफ वन वेव टू एंड ऑफ वन वेव दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है, दैट्स वी. ये पूरा टी है. तो क्यू एंड वी, मनाल वी भी तो है, क्यू एंड वी बोथ. हम रेडिएशन के नीचे होंगे का क्या मतलब? तो देखें ना, नर्स या रेडियोलॉजिस्ट की बात कर रहा है. खातून क्या हो गया आपको? नर्स या रेडियोलॉजिस्ट क्या वो कर सकते हैं, सेफ्टी मेजर्स दे सकते हैं. हाइड्रोजन इन अ वेरी डिस्टेंट गैलेक्सी emits EM radiation which is observed on the earth.
Scientists on the earth measure the wavelength of radiation from the very distant galaxy. ये wavelength जो है 918 आता है, और जो आपके पास लैब में है उसका wavelength 656 है, मतलब wavelength ज़्यादा आ रहा है ना. Name the effect that these scientists observe. तो इसको क्या कहते हैं? Redshift, right? And state what this shows about the very distant galaxy. तो इसका क्या मतलब हुआ कि गैलेक्सीज जो हैं, हम ये देखते हैं ना कि जो ज़्यादा दूर गैलेक्सीज हैं उनका रेड शिफ्ट भी ज़्यादा है. सो गैलेक्सीज फर्दर अवे हैव ग्रेटर रेड शिफ्ट. देखें, वो तो बिग बैंग थ्योरी एक तरीके से इसका एविडेंस प्रोवाइड करता है, लेकिन ये क्या बताता है अबाउट द वेरी डिस्टेंट गैलेक्सी इज दैट इट्स मूविंग अवे फ्रॉम अस. तो आपने कहा कि so galaxies away have greater redshift means they are receding faster. एक मिनट, सॉरी माय बैड, इतना सारा लिखने की ज़रूरत थोड़ी है, ये तो सिर्फ ये पूछ रहा है ना. सो रेड शिफ्ट गैलेक्सीज फर्दर अवे, नो आई डोंट इवन नीड टू से दिस. सो गैलेक्सीज के बारे में क्या दिखा रहा है कि अगर वेवलेंथ बड़ा है सो गैलेक्सीज आर रिसीडिंग. नहीं होता भाई, नहीं होता यार. अभी मुझे सुकून से ये करने दीजिएगा, ये यूट्यूब पे जा रहा है. I can't deal with this right now, okay? Table 9.1 shows the wavelength of EM radiation from hydrogen observed in the lab and from 3 galaxies. Galaxies are at different distances from the Earth. बिल्कुल, जो देखें करीब आता है उसको हम blue shift कहते हैं, and the names are not something that should like really strike you as बहुत ही कोई अजीब व गरीब सी चीज़. आपने ये कलर्स ऑफ लाइट देखे हैं ना, आपको पता है रेड की तरफ जाते हुए वेवलेंथ बढ़ता है. जो गैलेक्सी या स्टार हमसे दूर हो रहा है उसका वेवलेंथ ज़्यादा नज़र आता है, तो हम कहते हैं कि वो रेड एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम की तरफ शिफ्ट हुआ हुआ है. सो दैट्स कॉल्ड रेड शिफ्ट. जाहिर है कि अगर कोई हमारी तरफ आ रहा है तो उसका वेवलेंथ कम नज़र आएगा, सो दैट्स कॉल्ड ब्लू शिफ्ट. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लगे रहो बेटा. Gas tube in lab, nearby galaxy, distant galaxy, very distant galaxy. Describe what 9.1 shows about the motions of the galaxies and state what this suggests is happening to the universe. अच्छा जी, तो यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है? इसने दिखाया कि जो ज़्यादा दूर है उसमें रेड शिफ्ट ज़्यादा है ना, ये इंक्रीज ज़्यादा है. सो आपने कहा दैट गैलेक्सीज फर्दर अवे have greater redshift, which means they are receding faster. ज़रा सिर्फ नाम है, अगर कोई आपकी तरफ गैलेक्सी या स्टार आ रही होगी उसको ब्लू शिफ्टेड कहेंगे, उससे आने वाली वेवलेंथ को, क्योंकि वो कम हो गई है बस. तो ये यूनिवर्स के बारे में क्या दिखाता है? हाँ जी, यूनिवर्स के बारे में क्या दिखाता है? यस, थैंक यू याया, हो गया आपका शाउट आउट. ठीक है, ओके, आई थिंक दिस इज सपोज टू बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर. Stars more massive than the sun can eventually form black holes. Describe how a black hole can be formed from a
मोर मैसिव स्टार। तो आपको पता है कि जो ब्लैक होल वाली चीज़ होती है दैट्स रिलेटेड टू द डेथ ऑफ अ स्टार, तो आपने उसके हिसाब से बताना है। तो आपने इस चीज़ से स्टार्ट करना होगा दैट हाइड्रोजन रन्स आउट, राइट। तो आपने कहा एज हाइड्रोजन रन्स आउट द स्टार एक्सपैंड्स। हाई मास स्टार में इस स्टेज को क्या कहते हैं? टू फॉर्म ए रेड हाई मास स्टार है। बिल्कुल सुपर जायंट कहेंगे। टू फॉर्म अ रेड सुपर जायंट विच देन एक्सप्लोड्स एज ए सुपरनोवा। Outer layers are expelled in a nebula. नहीं, और फिर जो रह जाता है जाहिर है वो आपका ब्लैक होल होता है। The star system V404, I don't even know how to pronounce this, contains a black hole. The system is approximately 7,800 light years from the Earth. Describe what is meant by a light year. ब्लैक होल जो है बेसिकली या स्टार्स का रिमेन है, जो उसके जो सारी गैसेस वगैरह बनी थी, जो हम कहते हैं ना कि हीलियम बनता है, फिर किसी वक्त पे कार्बन और नाइट्रोजन बनता है, फिर सुपरनोवा में हैवी एलिमेंट्स में आयरन भी बनता है, वो सबको वो बाहर धक्का दे देता है इन द फॉर्म ऑफ अ नेबुला। और जो उसका मेन पार्ट था, जो उसका क्रक्स रह गया, वो ब्लैक होल बन जाता है। Describe what is meant by a light year. So this is pretty easy, I think. I hope कोई भी अब इसको टाइम का यूनिट नहीं समझता है। This is a unit of distance. So distance traveled by light in vacuum या in air in 1 year. Calculate the approximate distance from V404 to the Earth in kilometers. ठीक है, तो ये 7,800 लाइट ईयर्स है। ये सिर्फ कन्वर्जन्स का सवाल है। तो देखें, पहले तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा एक लाइट ईयर कितना होता है। आईजीसीएसई में लोगों को ये याद होना चाहिए, आपको इसको डिराइव करना आना चाहिए। तो चलें, नहीं याद है तो अच्छा है, आपको एक रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर आपसे ये चीज़ पूछ सकता है। एक लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है। डिस्टेंस इज स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। स्पीड ऑफ लाइट इज 3.0 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। और ये टाइम एक साल है। एक साल में होते हैं 365 दिन, 365 डेज पर ईयर। हर दिन में होते हैं 24 घंटे। हर घंटे में होते हैं 60 मिनट, और हर मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स। तो ये S ओवर M, ये बेसिकली मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो कन्वर्जन्स हैं, डेज डेज, आवर्स आवर्स, मिनट्स मिनट्स, ये कैंसिल हो जाती है, ईयर्स ईयर्स। सो यू आर बेसिकली लेफ्ट विद सेकंड, सेकंड भी कैंसिल हो गए, सो लेफ्ट विद दिस इन मीटर्स, राइट। तो आप ये निकालेंगे तो मेरे ख्याल से ये आता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर्स, राइट। अच्छा, अब ये किलोमीटर्स में पूछ रहा है, तो मैं इसको किलो में कर लेता हूँ। आप जिस तरीके से ये बात करते हैं कि क्या कहते हैं यार, वाई आर यू शोइंग हार्ट आइज टू योर ओन मैसेज मैन, क्या हो गया? तो अगर आपको इसको किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना है, जैसे कि अगर आप प्रीफिक्स से कन्वर्ट करते हैं तो आप प्रीफिक्स की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप प्रीफिक्स की वैल्यू से डिवाइड करते हैं। किलो है तो 10⁻³ है, 10⁻³ से डिवाइड किया तो 10⁻15 डिवाइड बाई 10⁻³ इंडिसीज का रूल, ये 10⁻12 हो गया। सो 9.46 इंटू 10⁻12
किलोमीटर्स। ये 1 लाइट ईयर है, यहाँ पे 7800 लाइट ईयर्स हैं, तो आप इससे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। सो 9.46 to 10 to the 12 to 7800, this turns out to be 7.3788, so 7.38 भी कह सकते हैं, 7.4 भी कह सकते हैं, into 10 to the 16 kilometers. Okay, so that's going to wrap up this paper.